हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डॉक्टर धीरेन्द्र पवार बॉटनी क्लास यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है बीएससी फर्स्ट ईयर के माइकोलॉजी पेपर का, और वो टॉपिक है एस्परजिलस की लाइफ साइकिल। अब इससे पहले भी अपन ने कुछ कवकों की लाइफ साइकिल पढ़ी थी, अलग अलग कवक थे अपने पास में, जैसे एल्बुगो पढ़ा अपन ने, पाइथियम पढ़ा, उसकी लाइफ साइकिल पढ़ी। नाउ आज अपन ले रहे हैं किसकी लाइफ साइकिल? एस्परजिलस की लाइफ साइकिल ले रही, ठीक है ना। देन इससे पहले जो अपन ने पढ़े थे वो अलग अलग सब डिवीजन के थे, जैसे जाइगोमाइकोटिना के थे, ठीक है ना। अब अपन आज की जो बात कर रहे हैं, आज का जो कवक ले रहे हैं वो कवक किसका है? सब डिवीजन की बात करें, एस्कोमाइकोटिना की कवक है। अब एस्कोमाइकोटिना का कवक का मतलब क्या, यानी कि सबसे पहले अपन इसका क्या देख लेते हैं? सिस्टेमेटिक पोजीशन देख लेते हैं कि इस कवक की सिस्टेमेटिक पोजीशन क्या है या वर्गीकरण स्थिति क्या है। ये जो कवक है वो यू माइकोटा का सदस्य है, यानी कि सत्य कवक के अंतर्गत आता है, यानी कि इसका डिवीजन या प्रभाग क्या हो गया? यू माइकोटा हो गया। देन सब डिवीजन की बात करें तो एस्कोमाइकोटिना का सदस्य है। अब एस्कोमाइकोटिना का सदस्य का मतलब क्या हो गया कि एस्कोमाइकोटिना का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, एक तो है कौन सा? एस्कस फॉर्मेशन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसके अंदर क्या बनता है? एस्कस बनता है। तो ये तो एक इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया। दूसरा, एस्कोमाइकोटिना के सदस्य जो है वो मृतोपजीवी होते हैं, तो इसलिए इसको सब डिवीजन किसके अंदर रखा है? इसको एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत रखा है। देन इसकी क्लास की बात करें तो प्लेक्टोमाइसिटीज इसकी क्लास है, और ऑर्डर जो है वो इसका कौन सा है? यूरेसियल्स इसका ऑर्डर है, कुल यूरेसिएसी, और जीनस है कौन सा? यूरेशियम या एस्परजिलस इसको बोलते हैं। अब बात करते हैं इसकी अकरेंस की या प्राप्ति स्थान की कि ये कहाँ पर मिलता है। वैसे तो ये कवक दूसरे कवकों की बात कैसी है? कॉस्मोपोलाइटन है, सर्वव्यापी, यानी पृथ्वी के सभी हिस्सों पर ये पाई जाती है, एक्सेप्ट केवल जो वॉल्केनिक ऐश है या ज्वालामुखी राख है, उनके अलावा ये सभी जगह पर पाई जाती है। चूँकि मृतोपजीवी कवक है इसलिए सभी जगह पर जहाँ कहीं पर भी सड़ी गली चीज़ें होती है या मृत कार्बनिक पदार्थ जो सड़ रहा होता है उसके ऊपर ये ग्रो करती है। पूरे विश्व में देखें तो इसकी कुल 100 से अधिक स्पीसीज जो है वो अब तक खोजी जा चुकी है। और इंडिया की बात करें, भारत की, तो भारत के अंदर इसकी कम से कम 33 स्पीसीज जो हैं वो अब तक डिस्कवर की जा चुकी हैं। इसकी जितनी भी स्पीसीज अभी तक डिस्कवर की गई है वो सारी की सारी स्पीसीज कैसी हैं? मृतोपजीवी है और मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करती है। लेकिन सामान्यतः ये बहुत कॉमन दिखाई देती है कहाँ पर? जैसे सड़ते हुए फल जो हैं, फ्रूट्स जो हैं, सब्जी मंडी के अंदर अपन देखते हैं जो फ्रूट्स वगैरह जो है सड़ जाते हैं, उनके ऊपर ये कवक आसानी से अपन को दिखाई देती है। उसमें से भी अपन देखते हैं कि जो सिट्रस फैमिली के फ्रूट हैं उनके ऊपर बहुत आसानी से एस्परजिलस ग्रो होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि घरों के अंदर जो अचार, मुरब्बे वगैरह बनाते हैं वो भी अगर काफ़ी लंबे समय तक हवा के खुले संपर्क में रह जाते हैं तो उसके ऊपर भी ये कवक जो है वो आसानी से ग्रोथ होती है और अपन को दिखाई देती है। इसके अलावा जो चमड़ा है या लकड़ी के लट्ठे जो है वो अगर सड़ रहे हैं तो उसके ऊपर भी ये कवक आसानी से ग्रोथ होती है। और इस कवक को अपन एक कॉमन नाम से भी जानते हैं, वो कॉमन नाम कौन सा है? ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड। अब इसको ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इसके स्पोर फॉर्मेशन होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो इसके स्पोर बनते हैं वो स्पोर कलरफुल होते हैं, यानी कि उनके अंदर वर्णक होते हैं, और इन वर्णकों की वजह से ही इसकी जो कॉलोनी है वो कॉलोनी या तो नीले रंग की या डार्क हरे रंग की या नीले हरे रंग की या कई बार हल्के से पीले काले रंग की भी दिखाई देती है। इसी कारण इसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लू मोल्ड या ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं। इसकी कुछ स्पीसीज जो है वो मृतोपजीवी तो है, लेकिन साथ साथ में वो रोग भी उत्पन्न कर सकती है, मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न कर सकती है। जैसे अगर अपन बात करें एस्परजिलस नाइगर की जो है, एस्परजिलस नाइगर मनुष्यों के अंदर एस्परजिलोसिस रोग उत्पन्न करता है। श्वसन तंत्र का एक रोग है जिसको अपन क्या बोलते हैं? एस्परजिलोसिस रोग बोलते हैं, जो कि मनुष्य के अंदर श्वसन तंत्र के अंदर परजीवी के रूप में भी ग्रोथ कर सकता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि एस्परजिलस फ्यूमिगेटस है, वो भी परजीवी के रूप में मनुष्य के रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर सकता है? इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा एस्परजिलस फ्लेवस जो है
उससे एक टॉक्सिक पदार्थ निकलता है, विषैला पदार्थ निकलता है, जिसको अपन बोलते हैं एफ्लोटॉक्सिन, जो खाद्य पदार्थों को विषैला करता है या संदूषित करता है, कंटामिनेट करता है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि एस्परजिलस ओराइजी या एस्परजिलस नाइगर जो है, इन स्पीसीज का व्यापारिक महत्व भी है, क्योंकि इनसे सिट्रिक एसिड जो है और अल्कोहल के निर्माण में कुछ कार्बनिक पदार्थों के कार्बनिक अम्ल या ऑर्गेनिक एसिड और साथ में अल्कोहल प्रोडक्शन में भी इनका योगदान है। तो ये इसका अक्रेंस हो गया कि ये कहाँ पर मिलती है। कॉमनली अगर अपन इसको सिंपल वर्ड में बोले तो ये कॉस्मोपोलाइटन है और सर्वव्यापी है, पृथ्वी के सभी हिस्सों पर मिलती है। नाउ थैलस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं कि इसका थैलस कैसा है या इसकी कोशिकाएं कैसी है। थैलस की बात करें तो इसका जो कवक जाल है वो अत्यंत शाखित होता है, बहुत ज़्यादा शाखित या ब्रांच्ड होता है। और इस कवक जाल की प्रत्येक कोशिका कैसी होती है, सेप्टा युक्त। देखो इससे पहले तक अपन ने जो भी कवक पढ़ी है, चाहे एल्बुगो पढ़ा, चाहे राइजोपस पढ़ा, चाहे पाइथियम पढ़ा, अपन ने तीनों का ही कवक जाल कैसा था, सिनोसिटिक कंडीशन का था, यानी कि संकोशी की अवस्था, जिसमें बीच में पट नहीं थे या सेप्टा नहीं थे। लेकिन यहाँ अगर अपन इसका कवक जाल देखें, जैसे यहाँ अपन ने एक डायग्राम बना रखा है इसके एक तंतु का जो शाखित दिखा रखा है, और साथ में इसकी प्रत्येक कोशिका कैसी सेपरेट है, किसके द्वारा, पट के द्वारा, सेप्टा के द्वारा सेपरेट है। इसीलिए यहाँ पर अपन को सिनोसिटिक कंडीशन दिखाई नहीं देती है, क्योंकि प्रत्येक कोशिका कैसी है, एक पृथक या सेपरेट सेप्टा से एक दूसरे से अलग है। साथ में इसकी प्रत्येक कोशिका जो है वो मल्टी न्यूक्लिएट, बहुकेंद्र की होती है, यानी कि एक ही कोशिका अपन को एक से ज़्यादा केंद्रक दिखाई देते हैं। इसकी मैक्सिमम स्पीसीज जो है वो कैसी होती हैं, होमोकैरियोटिक, सम केंद्रक की प्रकार की, यानी कि सभी केंद्रक जो है वो आपस में एक समान प्रकार के होते हैं। लेकिन कुछ स्पीसीज में या कुछ कारण से इनके अंदर अपन देखते हैं कुछ स्पीसीज में क्या मिलती है, हेट्रोकैरियोटिक स्थिति भी मिलती है, यानी कि एक कोशिका में एक से अलग प्रकार के केंद्रक भी अपन को दिखाई देते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर देखें तो चूंकि ये सत्य कवक है, यूमोइकोटा का सदस्य है, इसका मतलब इसमें वो सारे कोशिकांग मिलते हैं जो एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर होते हैं, यानी कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, ईआर है, गोल्जी बॉडीज हैं, डिक्टियोसोम है, ये सभी इसके अंदर अपन को दिखाई देते हैं। तो ये तो रही इसकी कौन सी, थैलस स्ट्रक्चर की, इसका थैलस कैसा होता है। नाउ बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की, क्योंकि जब कभी भी अपन लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो लाइफ साइकिल के अंदर मेनली पार्ट किसका होता है, रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। और इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीनों तरीके से हो सकता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। लेकिन वेजिटेटिव और एसेक्सुअल बहुत कॉमन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसकी कई सारी स्पीसीज में अभी तक खोजा नहीं गया है, या वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि इवोल्यूशन के दौरान इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या हो गया, हास हो गया है, यानी कि इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या तो मिलता ही नहीं है या इसको अभी तक खोजा नहीं गया। इसलिए बहुत कॉमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन काफ़ी स्पीसीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खोजा गया है। तो अपन एक एक करके लेंगे इसकी लाइफ साइकिल के अंदर। सबसे पहले लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या कायिक जनन। सिंपल है, चूंकि इसका थैलस कैसा है, जाल जैसा है, माइसीलियम है। तो ये माइसीलियम अगर कहीं से भी टूटता है किसी भी फोर्स के द्वारा, चाहे वो फोर्स बायोलॉजिकल हो सकता है, चाहे वो फोर्स फिजिकल हो सकता है, भौतिक रूप से हो सकता है। अगर किसी कारण से इसका माइसीलियम टूटता है और मृत कार्बनिक पदार्थों के संपर्क में आता है तो ये माइसीलियम जो है, ये टूटा हुआ जो भाग है हाइफे के, वो नया माइसीलियम, नया जाल बना सकते हैं। तो ये सबसे कॉमन मोड है कौन सा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। साथ में अगर अपन देखते हैं दूसरा कौन सा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये भी एक कॉमन मोड है इसका, कि अगर फेवरेबल कंडीशन है, अगर सूटेबल कंडीशन है, मृत कार्बनिक पदार्थ जो है इसको अवेलेबल हो रहे हैं और वातावरण के अंदर मॉइस्चर है, टेम्परेचर जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ऐसी स्थिति में ये जो है उसके लिए क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन होगी। और ऐसी फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये किसका निर्माण करते हैं,
अलैंगिक बीजाणुओं का, एसेक्सुअल स्पोर्स का निर्माण करते हैं और इन स्पोर्स के द्वारा इसकी ग्रोथ जो है वो अत्यधिक तेजी से फैलती है। और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये जो स्पोर हैं, वो स्पोर इसमें क्या कहलाते हैं? कोनिडियम कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अचल प्रकार के हैं, ठीक है ना। और कोनिडिया के क्योंकि कोनिडियोफोर के ऊपर विकसित होते हैं, इसलिए कोनिडियम कहलाते हैं। तो पहले अपन बात करते हैं इसके किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब इसका जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अपन देखना, अभी अपन ने बताया कि किसके द्वारा बनता है, इसके अंदर क्या बनता है? कोनिडिया बनते हैं। तो ये जो कोनिडिया है वो कहाँ पर विकसित होते हैं? तो बहुत अपन देखते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इसके अंदर बनती है, बहुत स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनती हैं। जो इसका माइसीलियम है, उस माइसीलियम के अंदर अपन देखते हैं कि एक कोशिका काफ़ी बड़ी हो जाती है। जहाँ कहीं पर भी ये इसका कोनिडियोफोर का निर्माण होगा, वो कोशिका बाकी कोशिकाओं से थोड़ी बड़ी हो जाती है और इस कोशिका को अब अपन क्या बोलते हैं? फुट सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? फुट सेल बोलेंगे। और ये फुट सेल जो है ये ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है। अभी तक तो माइसीलियम कैसा था? कवक जाल जो था वो सबस्ट्रेट के ऊपर या आधार के ऊपर फैला हुआ था और उससे अपना पोषण प्राप्त कर रहा था। लेकिन अब एक या कुछ कोशिकाएं कैसी होती है? बड़ी हो जाती हैं और वो फुट सेल का काम करती है और इस फुट सेल से ऊपर की तरफ इसका तंतु बढ़ता है और ऊपर की तरफ बढ़कर इसका जो ऊपरी सिरा होता है तंतु का या फिलामेंट का जो ऊपरी सिरा होता है, वो ऊपरी सिरा कैसा होता है? फूलने लगता है, क्लब शेप होने लगता है। अपन ने पहले भी बताया था क्लब शेप का मतलब क्या होता है? मुग्धर आकार, ठीक है ना। तो ऊपर की तरफ से कैसे होने लगता है? ये क्लब शेप होने लगता है और काफ़ी लंबी इसकी ग्रोथ हो जाती है। और अंदर की तरफ इसके जो न्यूक्लियस है ऑलरेडी इसकी प्रत्येक कोशिका कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लियड कोशिका होती है, बहुकेंद्र की कोशिका होती है। तो ये सारे केंद्र किस में ट्रांसफर हो जाते हैं? जो ऊपर की तरफ फूला हुआ पार्ट है, क्लब शेप जो पार्ट है, उस पार्ट के अंदर ये सारे केंद्रक जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। अब इस क्लब शेप स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनती है या अंगुली नुमा प्रवर्ध बनने लगते हैं, अंगुली नुमा प्रवर्ध या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और अगर अपन इसको माइक्रोस्कोप डिटेल में देखें तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? बिल्कुल बॉटल्स के शेप के, जैसे ऐसा लगता है जैसे कोई बॉटल जिसका नीचे का सिरा चौड़ा और ऊपर का सिरा पतला होता है, तो बॉटल शेप स्ट्रक्चर बनने लगती है। इन बॉटल शेप स्ट्रक्चर को या फिंगर लाइक आउटग्रोथ को क्या बोलते हैं? फाइलाइट्स बोलते हैं या स्टेरिगमेटा बोलते हैं। फाइलाइट्स या स्टेरिगमेटा बोलेंगे। अब अलग अलग स्पीसीज के अंदर इसके जो साइकिल है वो एक साइकिल हो सकते हैं, 2 साइकिल हो सकते हैं, 3 साइकिल भी हो सकते हैं। यानी कि ये जो प्रवर्ध बन रहे हैं या ये जो आउटग्रोथ बन रही है फिंगर लाइक, इसका केवल एक चक्र हो सकता है, एक से ज़्यादा चक्र भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में इसको शुरुआती तौर पर अपन क्या बोलेंगे? फाइलाइट्स या प्राइमरी स्टेरिगमेटा। और जब इसके ऊपर और बनने लगते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है, ये नीचे की तरफ फैला है, पहला तो है प्राइमरी स्टेरिगमेटा, दूसरा कौन सा है? सेकेंडरी स्टेरिगमेटा। अगर फिर बन सकते हैं तो वो कहलाएगा टर्शियरी स्टेरिगमेटा कहलाएगा। और अल्टीमेटली अपन देखते हैं कि इन प्रवर्ध के ऊपर जब से ऊपर की तरफ जो चक्र होगा, उस चक्र के अंदर प्रत्येक प्रवर्ध के ऊपर या प्रत्येक आउटग्रोथ से अब क्या बनने लगती है? कोनिडिया का निर्माण होने लगता है। तो पहला पार्ट तो अपन ने देखा फॉर्मेशन ऑफ कोनिडियोफोर, यानी कि ये जो कोनिडियोफोर बना वो किससे बनेगा? फुट सेल से बनेगा। जबकि दूसरा अपन भाग देख रहे सा फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया, यानी कि कैसे बनेंगे ये कोनिडिया? जो अपने कोनिडियोफोर बना उस कोनिडियोफोर के ऊपर बॉटल शेप या फिंगर लाइक आउटग्रोथ बनती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं? फाइलाइट्स या स्टेरिगमेटा बोलेंगे। और इन स्टेरिगमेटा का एक से ज़्यादा साइकिल हो सकते हैं, ठीक है। और इनको तब क्या बोलेंगे अपन? अगर एक साइकिल है तो अपन इसको केवल क्या बोलेंगे? स्टेरिगमेटा। अगर एक से ज़्यादा साइकिल है तो प्राइमरी स्टेरिगमेटा, सेकेंडरी स्टेरिगमेटा और टर्सरी स्टेरिगमेटा बोलेंगे। देन जो अल्टीमेट है यानी सबसे लास्ट का जो चक्र है स्टेरिगमेटा का, उसके प्रत्येक स्टेरिगमेटा से अब किसका निर्माण होगा? कोनिडिया का निर्माण होगा। तो ये कैसे होगा कोनिडिया का निर्माण? अपन देखते हैं। जो अभी मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन किस में थी? इसके क्लब शेप स्ट्रक्चर जो कोनिडियोफोर था उसके अंदर दिखाई दे रहा है। अब ये जो केंद्रक है, ये केंद्रक किस में स्थानांतरित हो जाते हैं या किस में ट्रांसफर हो जाते हैं?
ये जो आउटग्रोथ है, इन आउटग्रोथ के अंदर इसके केंद्रक स्थानांतरित हो जाएंगे या ट्रांसफर हो जाएंगे न्यूक्लियस। और यहाँ ये न्यूक्लियस जो है अब प्रत्येक अल्टीमेटली किस में जाएगा, हर एक स्टेरिगमेटा, सबसे लास्ट वाली स्टेरिगमेटा है, ये सबसे आउटर चक्र जो स्टेरिगमेटा उसमें ट्रांसफर हो जाएगा। यानी प्रत्येक के अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस हमको दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्रत्येक न्यूक्लियस जो है एक समसूत्रीय माइटोसिस डिवीजन करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा, जिससे दो केंद्रक बनेंगे, जिसमें से एक केंद्रक तो इसके अंदर ही रहेगा और दूसरा केंद्रक इसके टिप के ऊपर या सिरे के ऊपर जाएगा और वहाँ से ये बाहर की तरफ निकलेगा, एक पट के द्वारा अलग हो जाएगा, इससे बाहर की तरफ निकलकर एक पट के द्वारा अलग हो जाएगा। और ये लगातार होता रहता है, ये जो क्या होगा, कंटिन्यूस होता रहता है। यानी कि माइटोसिस हुआ, एक केंद्रक बेस में रहेगा, एक केंद्रक ऊपर की तरफ जाकर उसमें एक पट का निर्माण होगा सेप्टा का, और वो एक छोटी कोशिका के रूप में इससे अलग हो जाएगा। इन कोशिकाओं को अपन क्या बोलेंगे, एक केंद्रक युक्त कोशिकाओं को कोनिडिया बोलते हैं। और ये जो कोनिडिया हैं वो कोनिडिया लगातार बनते रहते हैं। ठीक है ना, और किस क्रम में बनेंगे, बेसिपिटल क्रम में बनेंगे। अपन पहले भी बता चुके हैं, बेसिपिटल या तल अभिसारी क्रम का मतलब क्या होता है, क्या होता है तल अभिसारी क्रम का मतलब, वापस बताते हैं अपन, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि अगर सबसे नीचे वाली कोशिका जो है वो सबसे यंग कोशिका और सबसे ऊपर वाली कोशिका कौन सी होगी, मैच्योर कोशिका। क्या मतलब हुआ इसका, कि कई बार अपन देखते हैं कि ये कोशिकाएं एक साथ लगातार अलग नहीं होती, बल्कि बनती रहती है, थोड़ी समय तक एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती है। तो चूंकि नीचे से नई कोशिका निर्माण हुई और जो पहले से कोशिका उसको ये धक्का देती है बाहर की तरफ, फिर नीचे से कोशिका बनेगी, फिर बाहर की तरफ धक्का देगी, तो सबसे बाहर की तरफ जो होगी वो कोशिका सबसे मैच्योर होगी, और सबसे नीचे की तरफ वाली कोशिका कैसी होगी, सबसे इमैच्योर होगी या अपरिपक्व होगी। इस क्रम को अपन क्या बोलते हैं, तल अभिसारी क्रम बोलते हैं या बेसिपिटल क्रम बोलते हैं। तल की तरफ वाला क्रम, तल की तरफ वाला क्रम या बेसिपिटल, बेस की तरफ वाला क्रम अपन इसको बोलेंगे। तो इसमें देखेंगे कि सबसे आउटर वाली कोनिडियम है वो मैच्योर कोनिडियम होती है, और कुछ समय बाद में ये क्या होती है, इनसे अलग होने लगती है पाउडर के रूप में। छोटी छोटी कोनिडिया जो है वो हज़ारों की तादाद में अपन देखते हैं कि हवा के द्वारा क्या हो जाती है, इधर उधर बिखर जाती है। और इसी समय अपन देखते हैं कि ये जो कोनिडियम बन रही है, इन कोनिडियम के अंदर वर्णक भी बनते हैं, पिगमेंट भी बनते हैं। और इसी कारण से जब अपन देखते हैं कि पूरे कवक जाल के ऊपर सैकड़ों क्या बनते हैं, कोनिडियोफोर बनते हैं, और हर कोनिडियोफोर के ऊपर सैकड़ों कोनिडियम बनती है, तो पूरी कॉलोनी जो है इस फंगस की वो कैसी दिखाई देने लगती है, कलरफुल दिखाई देने लगती है। किसके कारण, क्योंकि इनके कोनिडियम के अंदर क्या होता है, पिगमेंट होते हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरी कॉलोनी अपन को कैसे दिखाई देती है, तो ब्लू कलर की या ब्लू ग्रीन कलर की अपन को दिखाई देती है। इसी कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लू मोल्ड बोलते हैं। तो ये तो हुआ कौन सा, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ जो कोनिडियम है, जो सिंगल कोनिडियम है, उसका जर्मिनेशन कैसे होगा, वो कैसी होती है। तो जो सिंगल कोनिडियम है उसके ऊपर दो लेयर होती है, जो सेल वॉल होती है उसकी दो लेयर होती है, एक्सोस्पोरियम जिसको बोल सकते हैं, या अपन इसको बोलेंगे जो बाहर की है उसको अपन बोलेंगे एपीस्पोर, जो बाहर की तरफ की परत है एक्सोस्पोरियम, और अंदर की तरफ जो परत है उसको बोलेंगे एंडोस्पोरियम। तो जो बाहरी परत है, एपीस्पोर परत जो है वो कैसी होती है, कांटेनुमा होती है, या जिसको अपन एक्टिन्यूलेट, इंग्लिश एक वर्ड है इसका बॉटनी का, एक्टिन्यूलेट, जिसका मतलब होता है कांटो जैसी संरचना। तो बाहरी परत कैसी होती है, कंटकीय या कांटो जैसी होती है, और अंदर की परत कैसी होती है, स्मूथ होती है। और ये जो कोनिडियम है, अब ये हवा के द्वारा क्या होगी, इधर उधर बिखरेगी, और जिस किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर आसपास का जो भी सबस्ट्रेट होगा, अगर वहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थ उपस्थित हैं तो वहाँ पर क्या करेगा, ये ग्रोथ करेगा, यानी कि वहाँ पर जाकर अंकुरित होगा, और अंकुरित होकर वापस नया माइसीलियम बनाएगा। तो ये लगातार क्या रहेगा, अगर सूटेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, तो लगातार क्या करता रहेगा, ये इसी प्रकार ग्रोथ करता रहेगा और कवक जाल बनाता रहेगा। तो ये तो हुआ कौन सा, इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अभी अपन ने पहले बताया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें बहुत कॉमन नहीं है, मैक्सिमम स्पीसीज के अंदर इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज खोजी ही नहीं गई है।
अभी तक खोजी ही नहीं गई है मैक्सिमम के। लेकिन कुछ जातियों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिला है और उसमें क्योंकि एस्कस का निर्माण होता है, इसी कारण इसको किस में रखा गया है, एस्कोमाइकोटीना के अंतर्गत रखा गया है। तो अब बात करता हूँ मैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अब चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें फीमेल पार्ट भी होना चाहिए और मेल पार्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ जो फीमेल पार्ट बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम बोलते हैं, और जो मेल पार्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रीडियम बोलते हैं। अब ये जो एस्कोगोनियम और ये एंथ्रीडियम जो बन रही है वो कहाँ बनेगी, तो अपन देखते हैं कि इसकी मैक्सिमम स्पीसीज कैसी होती हैं, होमोथैलिक प्रकार की। क्या मतलब होता है होमोथैलिक, या हिंदी वर्ड अपन देखें इसका, होमोथैलिक का मतलब समजालिक प्रकार की, होमोथैलिक या समजालिक प्रकार। क्या मतलब है इसका, कि एक ही जो कवक जाल है उस कवक जाल के अंदर ही मेल और फीमेल पार्ट का निर्माण होता है, जबकि हेट्रोथैलिक प्रजातियां जो है उसमें अलग अलग कवक जाल जो है उनके अलग अलग कवक तंतुओं पर मेल और फीमेल का निर्माण होता है। तो कुछ स्पीसीज इसकी होमोथैलिक है और कुछ स्पीसीज इसकी कैसी है, हेट्रोथैलिक है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि एस्परजिलस हेट्रोथैलिकस, नाम ही उसका क्या रखा है, हेट्रोथैलिकस है स्पीसीज का नाम। इसी तरह से एस्परजिलस फिशचेरी जो है ये इसकी हेट्रोथैलिक प्रजातियां हैं, जिनके अंदर एस्कोगोनियम और एंथ्रीडियम जो है वो अलग अलग कवक जाल पर बनते हैं, जो कि पास पास हो सकते हैं लेकिन अलग अलग कवक जाल पर बनते हैं। जबकि बाकी जो स्पीसीज है इसकी मैक्सिमम स्पीसीज कैसी है, होमोथैलिक प्रकार की होगी, यानी कि एक ही कवक जाल के अंदर मेल और फीमेल पार्ट बनते हैं। ना पहले बात करते हैं अपन इसके फीमेल पार्ट की या एस्कोगोनियम की, जिसको अपन क्या बोलेंगे, एस्कोगोनियम बोलते हैं। अब ये जो एस्कोगोनियम है ये कहाँ बनती है, यहाँ अपन ने इसकी डेवलपमेंटल स्टेज दिखा रखी है कि जैसे ये इसका माइसीलियम है, बहुकेंद्र की बहुकोशिकीय है, यानी मल्टी न्यूक्लिएट और मल्टी सेलुलर, जो पॉलीसेलुलर या मल्टी सेलुलर जो है इसका माइसीलियम है, कवक जाल है। इस कवक जाल के अंदर अपन देखते हैं कि सबसे पहले कोई एक कोशिका भोजन का संचय करती है अत्यधिक मात्रा में, और फिर इस कोशिका से ऊपर की तरफ एक स्पाइरल तंतु बनता है, स्पाइरल सर्पिल आकार का स्पाइरल तंतु बनता है। और ये जो तंतु है इसमें अलग अलग जगह पर दो पट्ट बन जाते हैं, दो सेप्टा बन जाते हैं। इस कारण से ये जो तंतु है, फिलामेंट जो है, वो फिलामेंट 3 भागों में बढ़ जाता है। सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो हाइलाइन होता है, काचाभ होता है। हाइलाइन का मतलब जिसमें कोशिका द्रव्य जो होता है वो कैसे होता है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रकार का, जिसमें किसी प्रकार के पिगमेंट या तुमको दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए इसको अपन कांच आभ, कांच के जैसा आभा, कांचाभ बोलते हैं या हाइलाइन बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, ये जो पार्ट हाइलाइन पार्ट है जो ऊपर से कैसा होता है, नुकीला होता है, इस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइन बोलते हैं। और ये जो ट्राइकोगाइन है वो इसका रिसेप्टिव अंग है, यानी कि जिस जगह पर ये एंथ्रीडियम से क्या करेगा, संयुक्त होगा। इसके नीचे का जो पार्ट होता है वो पार्ट कैसा होता है, बहुकेंद्रकीय होता है, कई सारे न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है, और इस पार्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम बोलते हैं। और इसके नीचे का पार्ट भी एक सेप्टा से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, वो भी बहुकेंद्रकीय होता है, और उसको अपन क्या बोलते हैं, व्रंत या स्टॉक, जिस जगह से ये मेन माइसीलियम से जुड़ा हुआ रहता है। तो ये जो स्पाइरल स्ट्रक्चर है जिसमें 3 पार्ट हैं, एक स्टॉक सबसे नीचे वाला हिस्सा, देन मिडिल हिस्सा जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, एस्कोगोनियम, और सबसे ऊपर का हाइलाइन पार्ट जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइकोगाइन बोलते हैं। इसका धीरे धीरे क्या होगा, डेवलपमेंट होता है। देन एक बार एस्कोगोनियम डेवलप हो गई, जैसे ही एस्कोगोनियम डेवलप हो जाती है तब अगर होमोथैलिक स्पीसीज है तो उसी के पास वाले तंतु से या कई बार उसके जस्ट समीप से ही किसका निर्माण होता है, एंथ्रीडियम का निर्माण होता है। और एंथ्रीडियम भी इसके समानांतर क्या होती है, ऊपर की तरफ ग्रोथ करती है, वो भी एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, उसमें भी कई सारे केंद्रक दिखाई देते हैं। और ये जब मैच्योर होता है, ऊपर की तरफ बनता है, तो ये क्या करता है, जो एस्कोगोनियम है उसके चारों तरफ, यहाँ अपन देख रहे हैं एस्कोगोनियम के चारों तरफ क्या बनाता है, लिपट जाता है,
उसके चारों तरफ क्या होता है, सर्पिल रूप से लिपट जाता है। और अब इस स्टेज के अंदर क्या होगा, जब दोनों ही मैच्योर हो जाते हैं और पूर्णतया परिपक्व हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद में इनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा या फ्यूजन होगा। तो एस्कोगोनियम का फॉर्मेशन हो गया, एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन हो गया, देन नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। ये लेकिन यहाँ अपन देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन के अंदर सीधे ही केंद्रकों का फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। क्या होता है, पहले केवल प्लाज्मोगेमी होती है, यानी काफ़ी लंबे समय तक इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो फ्यूज नहीं होते हैं। क्या मतलब है उसका, प्लाज्मोगेमी का या जीव द्रव्य संलयन का, प्लाज्मोगेमी या जीव द्रव्य संलयन। यहाँ अपन देखते हैं कि जो ट्राइकोगाइन हिस्सा है, वो ट्राइकोगाइन हिस्सा एस्कोगोनियम का, वो क्या काम करता है, रिसेप्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है। इसी तरह से एंथ्रीडियम का भी जो ऊपरी सिरा है, ये ऊपरी सिरा और ट्राइकोगाइन आपस में संयुक्त होते हैं और इस जगह पर दोनों की जो भित्तियाँ होती है, सेल वॉल जो है वो कुछ जगहों पर क्या जाती है, रप्चर हो जाती है, गल जाती है। और ऐसी स्थिति में जो एंथ्रीडियम है, उस एंथ्रीडियम के केंद्रक और जीव द्रव्य किस में आ जाता है, इस ट्राइकोगाइन के अंदर आ जाएगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, गैमीटेंजियल कांटेक्ट बोलते हैं। यहाँ पर इस प्रकार के फ्यूजन को क्या बोलेंगे अपन, गैमीटेंजियल कांटेक्ट, युग्मक धानीय संपर्क। दोनों में फ्यूजन पूर्णतया फ्यूजन नहीं हुआ, जैसे अपन ने राइजोपस में पढ़ा था। राइजोपस में तो क्या था, दोनों युग्मक दानियों के अंदर पूर्णतया फ्यूजन हुआ था, इसलिए वहाँ पर उसको क्या बोल रहे थे, गैमीटेंजियल कॉपुलेशन। जबकि यहाँ क्या बोल रहे हैं इसको, गैमीटेंजियल कांटेक्ट, जैसे कि अपन ने एल्बुगो में भी पढ़ा था। थोड़ा सा डिफरेंट था, अपन पीछे चीज़ें याद करना जरूरी है। एल्बुगो में क्या था, गैमीटेंजियल कांटेक्ट तो था लेकिन एक ट्यूब बन रही थी। यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। मेल और फीमेल यानी एंथ्रीडियम और एस्कोगोनियम का जो ट्राइकोगाइन हिस्सा है वो एक दूसरे के संपर्क में आता है और इनकी जो बीच की भित्ति है, जो संपर्क वाली भित्ति है, वो भित्ति गल जाती है या नष्ट हो जाती है और एंथ्रीडियम का जो भी केंद्रक है वो किस में ट्रांसफर हो जाते हैं, ट्राइकोगाइन के अंदर आ जाते हैं। लेकिन यहाँ अपन देखते हैं कि कुछ स्पीसीज ऐसी है जिसके अंदर एस्कोगोनियम के संपर्क में आता तो है एंथ्रीडियम ट्राइकोगाइन में, लेकिन उसके अंदर कोशिका द्रव्य का और केंद्रकों का ट्रांसफर नहीं होता, जैसे एस्परजिलस रेपेंस है उसके अंदर। इसी तरह से एस्परजिलस फ्लेवस जो है उसके अंदर भी अपन देखते हैं कि ट्राइकोगाइन के अंदर मेल केंद्रक ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसके खुद के केंद्रकों के अंदर ही क्या हो जाता है, फ्यूजन हो जाता है बाद में। तो पहली स्थिति तो क्या हो गई, प्लाज्मोगेमी। अगर फ्यूजन हो रहा है तो उसमें केंद्रक और जीवद्रव्य इसके अंदर आ गया, लेकिन अभी इस स्टेज के अंदर फीमेल केंद्रक और मेल केंद्रक दोनों में फ्यूजन नहीं होता है, केवल दोनों का जीवद्रव्य मिक्स हुआ है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिक्स हुआ है। इसी कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगेमी ही बोलते हैं। अब यहाँ से ये केंद्रक जो है वो किस में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, एस्कोगोनियम, जो एस्कोगोनियम है उस एस्कोगोनियम के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो मेल एक्चुअल इसका पार्ट है। क्योंकि ट्राइकोगाइन तो केवल क्या है, दोनों के बीच रिसेप्टिव ऑर्गन है या वो तंतु है जहाँ पर क्या होगा, दोनों का जो एंथ्रीडियम है उससे ये केंद्रकों को ग्रहण करेगा। ठीक है, देन ये केंद्रक कहाँ पर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, एस्कोगोनियम के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अब एस्कोगोनियम जो है, उस एस्कोगोनियम के अंदर अपने को दो तरह के केंद्रक दिखाई देते हैं, एक फीमेल केंद्रक और एक मेल केंद्रक। और चूंकि अभी तक केंद्रकों का संलयन नहीं हुआ है, दोनों केंद्रक आपस में फ्यूज नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में ये क्या कहलाएंगे, डाइकैरियोटिक अवस्था या द्विकेंद्रकीय अवस्था। और ऐसे केंद्रक को क्या बोलेंगे अपन, डाइकैरियोन बोलेंगे। ठीक है ना, डाइकैरियोन बोलेंगे। तो इस स्टेज के अंदर अब ये फिर से डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है, लगातार वहाँ पर समसूत्री विभाजन होंगे और डाइकैरियोटिक अवस्था में ये बना रहेगा। और अब एस्कोगोनियम के अंदर कई सारे फिलामेंट बनेंगे। क्या बनेंगे, कई सारे फिलामेंट बनेंगे, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे अभी इनको, एस्कोगोनियम फिलामेंट। थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड है। अपन देख रहे हैं कि फ्यूजन अभी तक केंद्रकों में नहीं हुआ है, केवल किसका हुआ है, प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ है। और सारे मेल और फीमेल केंद्रक, क्योंकि मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन है, तो सारे कैसे हैं, दो दो के पेयर के अंदर पड़े हैं, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, डाइकैरियोटिक अवस्था में। और इसी समय अपन देखते हैं कि एस्कोगोनियम के अंदर कई सारे फिलामेंट का निर्माण होता है, तंतुओं का, जिन तंतुओं को अपन क्या बोलते हैं, एस्कोगोनियम फिलामेंट। यहाँ अपन देख रहे हैं एस्कोगोनियम फिलामेंट, ये रहे एस्कोगोनियम फिलामेंट बोलेंगे इनको, ठीक है। और साथ साथ में ये जो एस्कोगोनियम फिलामेंट है, इनके बेस से, आधार से कुछ और स्टेराइल फिलामेंट, बंधीय तंतुओं का निर्माण होगा। और ये जो बंधीय तंतु है, ये चारों तरफ से इन एस्कोगोनियल फिलामेंट को क्या कर देते हैं, ढक लेते हैं। और अब ये जो स्टेज है, यानी कि बॉल रूपी स्ट्रक्चर, अभी तो अपन यहाँ पे इसका एलएस निकाल के दिखा रखा है अपन को, अदरवाइज ये कैसा होगा, चारों तरफ से बंद स्ट्रक्चर होती है, बॉल रूपी स्ट्रक्चर होती है चारों तरफ से। यहाँ बनाए डायग्राम अपन, चारों तरफ से कैसी होगी, ये बंद स्ट्रक्चर होगी। और वो किसके द्वारा बने हैं स्ट्रक्चर, स्टेराइल फिलामेंट के द्वारा। ये जो चारों तरफ से बनी स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ये किसके द्वारा बनी है, स्टेराइल या बंधीय फिलामेंट। और अंदर की तरफ क्या है, एस्कोगोनियल फिलामेंट है। तो इस स्टेज को, जो ये बंधीय बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, क्लिस्टोथीसियम। क्लिस्टोथीसियम अपन ने जब जनरल कैरेक्टर पढ़े थे फंजाई के, उसमें भी बताया था कि क्लिस्टोथीसियम क्या होती है, ठीक है ना। तो ये जो बंद स्ट्रक्चर है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, जो कि बाहर से स्टेराइल फिलामेंट के द्वारा ढकी हुई है, और अंदर की तरफ क्या है, एस्कोगोनियल फिलामेंट है। अब अभी तक इसके अंदर क्या स्थिति है, डाइकैरियोटिक अवस्था है। अब नेक्स्ट स्टेज में अपन देखते हैं कि ये जो एस्कोगोनियल फिलामेंट हैं, इन एस्कोगोनियल फिलामेंट के ऊपर की तरफ की जो सबसे ऊपर की कोशिका होती है, उस कोशिका को एस्कस मदर सेल बोलते हैं। और ये जो केंद्रक है डाइकैरियोट, अब ये सबसे ऊपर की कोशिका के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, और यहाँ पर एक पट का निर्माण हो जाता है। फिलामेंट के ऊपर क्या निर्माण हो जाएगा, एक सेप्टा का निर्माण हो जाएगा। और जो एस्कस मदर सेल है, उसमें ये क्या आ जाते हैं, डाइकैरियोन आ जाते हैं। अब यहाँ पर जाकर, इस स्टेज पर जाकर दोनों केंद्रकों में क्या होता है, फ्यूजन होता है। और जैसे ही दोनों में फ्यूजन होगा, तो दोनों कैसे बन जाएंगे, डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएंगे। अभी तक ये कैसे थे, हैप्लॉइड थे, अगुणित थे। लेकिन जैसे ही दोनों केंद्रकों के अंदर फ्यूजन होगा, केंद्रक कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड केंद्रक बन जाएगा, द्विगुणित केंद्रक। और अब इस द्विगुणित केंद्रक के अंदर क्या होगा, एक अर्धसूत्री विभाजन यानी एक मियोसिस, और एक समसूत्री यानी कि माइटोसिस। तो एक मियोसिस और एक माइटोसिस, तो टोटल इससे कितने केंद्रक बनेंगे, 8 केंद्रक बनेंगे। क्योंकि अपन जानते हैं कि एक मियोसिस से सदैव 4 केंद्रक बनते हैं, और वापस समसूत्री विभाजन होगा तो क्या होगा, माइटोसिस से 4 के 8 हो जाएंगे। तो हर एस्कस मदर सेल के अंदर क्या बन जाएंगे, 8 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है ना। और अब ये जो एस्कस मदर सेल है, ये क्या कहलाएगी, एस्कस कहलाएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या है, 8 न्यूक्लियाई है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका, एस्कस का। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। और इसको अपन ने रखा है इसीलिए किसमें, एस्कोमाइकोटिना के अंतर्गत रखा है। तो ये जो 8 न्यूक्लियस वाला एस्कस है, ये इसके अंदर जो एस्कोस्पोर है, अब जो केंद्रक है, इन केंद्रकों के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जीव द्रव्य इकट्ठा हो जाएगा, और चारों तरफ एक भित्ति बन जाती है। ये तो अपने आप में एस्कस है। और टोटल अंदर कितने होते हैं, अपने को क्या दिखाई देंगे, 8 एस्कोस्पोर दिखाई देते हैं अंदर की तरफ, ठीक है ना। और ये जो न्यूक्लियस है, ये क्या बदल जाएंगे, एस्कोस्पोर में बदल जाएंगे। चारों तरफ मोटी भित्ति का निर्माण हो जाएगा, और 8 एस्कोस्पोर बनेंगे। कुछ समय बाद में अपन देखते हैं कि एस्कस की भित्ति नष्ट हो जाती है, और इस बंधीय जो आवरण है, ऊपर का जो कवर है, जो स्टेराइल तंतुओं से बना है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसमें अपन देखते हैं कि एस्कस जो हैं वो बिखर जाते हैं, या एस्कोस्पोर बिखर जाते हैं। और ये पूरी की पूरी क्लिस्टोथीसियम जो है, वो जमीन पर गिर जाती है या हवा में बिखर जाती है। कब, चूंकि अनफेवरेबल कंडीशन है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये क्लिस्टोथीसियम की भित्ति फटेगी, और अंदर से जो एस्कोस्पोर हैं, वो एस्कोस्पोर हवा में मुक्त हो जाएंगे। और प्रत्येक, अगर सिंगल एस्कोस्पोर की बात करें, तो सिंगल एस्कोस्पोर कैसा होता है, बाई कॉन्केव
बाई कॉन्केव का मतलब होता है द्वि उत्तल, अपन को इस तरह से दिखाई देता है। ये जो एस्कोस्पोर है दोनों हिस्सों पर कैसा दिखाई देगा, उत्तल या कॉन्वेक्स, उत्तल या कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर अपन को दिखाई देती है। और बीच में अपन देखते हैं कि दोनों के जो स्पोर है उसके बीच में दो लॉन्गिट्यूडनल खांच या ग्रूव अपन को दिखाई देती है। ये दिख रही है दो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, और दोनों सिरों पर कैसा है, कॉन्वेक्स स्ट्रक्चर होती है, उत्तल स्ट्रक्चर होती है। तो ये अपने आप में क्या कहलाएगा, एस्कोस्पोर कहलाएगा। और ये जो एस्कोस्पोर है ये अब सूटेबल कंडीशन के अंदर क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, अंकुरित होगा और वापस नया कवक जाल बनाएगा। तो ये कहलाएगी इसकी क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका। एक बार अपन मोटे तौर पर वापस थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं इसको। क्या हुआ, होमोथेलिक कंडीशन के अंदर अपन बात कर रहे हैं, समजालक के अंदर, जिसमें एक ही जाल के अंदर फीमेल और मेल स्ट्रक्चर बनेगी। फीमेल स्ट्रक्चर में 3 पार्ट होते हैं, सबसे नीचे का पार्ट स्टॉक, फिर एस्कोगोनियम और सबसे ऊपर का पार्ट ट्राइकोगाइन। इसी तरह से मेल जो है उसको एंथ्रीडियम बोलते हैं, और जब डेवलप होगी तो एंथ्रीडियम जो है वो एस्कोगोनियम के चारों तरफ क्या हो जाएगी, सर्पिल आकार में लिपट जाएगी। अब दोनों के जो टिप हैं, जिसमें इसका एस्कोगोनियम का तो टिप कौन सा कहलाएगा, ट्राइकोगाइन कहलाएगा, और एंथ्रीडियम का टिप, दोनों में फ्यूजन होगा और केवल जीवद्रव्य और केंद्रक इसके अंदर आएंगे। अभी केंद्रकों का फ्यूजन नहीं होगा, इसको अपन बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। देन नेक्स्ट स्टेज के अंदर एस्कोगोनियम जो है उसमें एस्कोगोनियम फिलामेंट का निर्माण होगा, और साथ में कुछ स्टेराइल फिलामेंट होंगे जो इसको चारों तरफ से घेर कर एक बॉल रूपी स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इस स्टेज में इसको क्या बोलते हैं अपन, क्लिस्टोथीसियम बोलते हैं। अंदर की तरफ जो एस्कस फिलामेंट है, एस्कोगोनियम फिलामेंट, उन एस्कोगोनियम फिलामेंट की सबसे ऊपर की तरफ एक कोशिका अलग होगी, जिसमें ये दोनों जो दो केंद्रक हैं वो दोनों केंद्रक ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी तक इस स्टेज में क्या है, केंद्रकों का फ्यूजन नहीं हुआ है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक अवस्था। नाउ एस्कस मदर सेल के अंदर जैसे ही ये ट्रांसफर होंगे, अब दोनों केंद्रकों के अंदर क्या होगा, फ्यूजन होगा, और अब डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनेगी। डिप्लॉयड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो गया, दोनों के बीच में जीनों का आदान प्रदान हो गया। नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, एक मियोसिस और एक माइटोसिस, जिससे टोटल 8 केंद्रक बनेंगे, और इन 8 केंद्रक युक्त स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, एस्कस बोलते हैं। ठीक है, और अब हर केंद्र के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा जीवद्रव्य इकट्ठा होगा और भित्ति का निर्माण होगा, वॉल का निर्माण होगा, और अब ये क्या कहलाएंगे, एस्कोस्पोर कहलाएंगे। और इस स्टेज में ये जो क्लिस्टोथीसियम है वो थैलस से अलग हो जाती है, बिखर जाती है, और लंबे समय तक सुरक्षित पड़ी रहती है अनफेवरेबल कंडीशन में। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी, ये क्लिस्टोथीसियम की भित्ति ऊपर से फटेगी और सारे एस्कोस्पोर क्या होंगे, मुक्त होंगे। और एस्कोस्पोर, अगर सिंगल एस्कोस्पोर की बात करें तो कैसा होगा, दोनों सिरों पर बाई कॉन्वेक्स होता है, द्वि उत्तल होता है, उत्तल संरचना होती है, और बीच में 2 लॉन्गिट्यूडनल फुरो या लॉन्गिट्यूडनल अपन को क्या दिखाई देती है, खांच दिखाई देती है। और ये जो एस्कोस्पोर है ये फेवरेबल कंडीशन के अंदर वापस अंकुरित होगा और नए कवक जाल का निर्माण करेगा। तो ये इसकी कंप्लीट लाइफ साइकिल, किसकी, एस्परजिलस की कंप्लीट लाइफ साइकिल। उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। डिटेल में समझाने की कोशिश की है मैंने इसको, और कई सारे फंडामेंटल भी क्लियर इसमें किए हैं। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो फिर एक लाइफ साइकिल लेंगे अपन किसी और कवक की, तो टॉपिक को तब तक आप इसको अच्छे से वापस देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसका लिंक जो है वो शेयर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको नीचे कमेंट्स लिखकर हमें बताइए।